शॉर्ट ट्रिक और केस लो के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी, मतलब आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने इसके लिए सबसे पहले काफ़ी अच्छे से नोट्स बना दिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बनाइए, हर एक की शॉर्ट ट्रिक बनाइए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे आप मेरे साथ में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ को दो पार्ट में बांट रखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है यूएसए से। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये बताया है कि वैसे तो डायरेक्ट में सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ ही लिखा है, लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लॉ की नज़र में सब समान है, लॉ से ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ये बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ में। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है यूएसए से लिया गया है। इसके अंदर ऐसा है, इक्वल प्रोटेक्शन कैसे बोला जाता है कि जो प्रोटेक्शन सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, जो सेम सिचुएशन वाले लोग हैं उनके साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी ने क्राइम किया है, अलग अलग थेफ्ट किया तो एक को अलग पनिशमेंट दे दिया, दूसरे को अलग पनिशमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। सबके साथ सेम बिहेवियर किया जाना ज़रूरी है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ, वुमेन के लिए स्पेशल लॉ बना हुआ है। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल बने हुए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं इसी के केस लॉ की। केस लॉ तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वही मैंने इसमें लिखे हैं और मैंने खुद ने भी लर्न किए हैं। तो फर्स्ट केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है ये। तो ये 1974 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि आर्बिट्रेरीनेस और इक्वलिटी, मतलब मनमानी और इक्वलिटी एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ तो आप अपनी मर्जी बता रहे हो कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, और दूसरी तरफ आप अगर इक्वलिटी शो करते हो तो ऐसा नहीं चलेगा। और ये कौन से केस में बताया गया है? ईपी रोयप्पा के केस में बताया गया है। नेक्स्ट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है। मेनका गांधी के केस में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ने जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है वो तभी इस्टेब्लिश होगा, मतलब तभी वैलिड माना जाएगा जब फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होगा, अदरवाइज ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये मेनका गांधी के केस में बोला गया है। अब नेक्स्ट केस है अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजैब, 1981 का केस है ये। इसमें ये बात करी है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट हो जाएगा, तो उस पर आर्टिकल 14 अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है लास्ट में। तो इसमें फर्स्ट जो क्लोज है उसमें बात करी है कि एनी सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न हो सकता है। ऐसा नहीं कि ओनली सिटीजन सिर्फ इंडिया का ही नहीं, कोई भी सिटीज़न हो सकता है जिसमें इन 5 ग्राउंड के आधार पर आप उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सेकंड क्लोज में बताया गया है कि कोई भी सिटीज़न हुआ उसके ऊपर, मतलब उसकी पार्शलिटी नहीं की जाएगी कि वो पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता है किसी कास्ट के अकॉर्डिंग, होटल में नहीं जा सकता है, या फिर वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स इनका यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसा किसी भी तरीके से उनको रोका नहीं जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब क्लोज 3 में बात करी है कि स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए बने हुए हैं क्लोज 3 में? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। जैसे वुमेन के लिए रिजर्व सीट होती है, बस वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, और मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है वुमेन्स को, तो ये इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद क्लोज 4। क्लोज 4 में स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ST SCs, इनके लिए प्रोविज़न बनाए हैं। और ये अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में अमेंडमेंट हुआ था इसका। ठीक है, और वही बात करता है क्लोज 5 की। क्लोज 5 जो है वो 4 की बात तो करता ही है, लेकिन इसके अंदर बट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्लोज 4 की तो बात कर रहा है ये कम्प्लीटली कि हाँ ये सब तो मिलेंगे ही, जैसे स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को तो मिलेंगे ही, ST SC को भी मिलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी पर अप्लाई नहीं होगा, ये बताया गया 5 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लोज नंबर 6 की। क्लोज 6 बात करता है EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करता है, जो कि 2019 में अमेंड हुआ था
103 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की हुई है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल 15 है इसको मैंने लर्न करने की जो ट्रिक बताई है, ये ट्रिक देखो बहुत ही ईजी है, जिससे आपको हमेशा लर्न रहेगा। तो इसमें मैंने बताया कि R² + CSP + 3W, इसका मतलब R² का मतलब हुआ रिलीजन रेस, CSP C कास्ट, S सेक्स, P प्लेस ऑफ बर्थ। अब फिर मैंने बताया कि 3W का मतलब क्या होगा, क्लोज 3 से स्टार्ट है स्पेशल प्रोविज़न। तो 3W फर्स्ट तो आ गया वुमेन, और 4 और 5 में भी वीकर सेक्शन की बात करी हुई है, स्पेशल प्रोविज़न बने हुए। ठीक है, और फिर बात करी है 6 में, क्लोज 6 में क्या बात करी, EWS, तो वो भी वीकर सेक्शन की बात करी है, वीकर सेक्शन, ये इसमें पूरा आ गया 3W। फिर इसमें बताया है मैंने केस लो काफ़ी सारे, पर इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं कि फर्स्ट है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन 1951 का केस है ये। इसमें बात करी है कास्ट के बेस पे कॉलेज में एडमिशन में रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है कि इस कास्ट के हैं तो इन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। इसी के बाद आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 आया था। सब क्लोज 4 मतलब वही माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होता है वो वाला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड केस है इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसको मंडल केस भी कहा जाता है, 1992 का है। ये OBC पर लगेगा, क्रिमिनल एयर पर। तो इसमें 50% जो रिजर्वेशन रूल था उसकी बात की गई है। उसके बाद केस है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2022 का केस है। ये EWS को वैलिड माना है इस केस में। EWS कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, 103 अमेंडमेंट 2019 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करता है आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर टोटल जितने भी इतने 5 क्लोज हैं। क्लोज 1 में बात कर रहा है ओनली सिटीजन्स, मतलब जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो ओनली सिटीजन जो होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के सिटीजन। तो उसी की बात की गई है कि उनका अपॉइंटमेंट को लेकर ऑफिस में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी कास्ट वाले को। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई कास्ट है तो नहीं ये फॉर्म फिल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, कोई भी कास्ट इसमें फॉर्म फिल कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्लोज की। सेकंड क्लोज बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 में 5 ही थे, लेकिन इसके अंदर डिसेंट और रेजिडेंस ये दोनों भी ऐड कर लिए गए हैं गवर्नमेंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग, इसलिए। अब ये 3 की बात करिए, इसमें बात करते हैं पार्लियामेंट लॉ बनाकर गवर्नमेंट जॉब के लिए रेजिडेंस 3 रेजिडेंस की बात करता है कि रेजिडेंस भी रखना है कि नहीं रखना है। कोई किसी वैकेंसी में होता है ना ऐसा कि जॉब में कि इनकी रेजिडेंस की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, वो इसमें। और 4th बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है रिजर्वेशन रखेगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर नहीं है तो मतलब उनका फिक्स होगा क्राइटेरिया कि इतना तो है ही रिजर्वेशन। 4A जो है वो बात करता है प्रमोशन की, ST/SC के प्रमोशन की बात करता है कि ST/SC के प्रमोशन की बात करता है, उसकी परमिशन देता है। और ये अमेंडमेंट हुआ था 77th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 में हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद में 4B क्लोज 4B बात करता है बैकलॉग वैकेंसी, मतलब जो अनफिल्ड वैकेंसी है जो फिल नहीं हुई है, मतलब जो रिजर्व पोस्ट खाली रह गई हैं तो अलग से फिल करने की उसको परमिशन मिलती है। और ये इसका अमेंडमेंट किया गया था 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में किया गया था इसका। आर्टिकल 5 बात करता है, आर्टिकल 5 नहीं क्लोज 5 बात करता है इफ़ एनी रिलीजियस और डेनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन में अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की और बिलोंग, मतलब जैसे कोई मंदिर है उसमें कोई वैकेंसी निकली है तो पर्टिकुलर रिलीजन वालों को ही अपॉइंट किया जाएगा। मस्जिद में है तो उस रिलीजन वालों को ही किया जाएगा, इंडिविजुअली जिसका जो होता है उसी कास्ट वाले को वहाँ पे किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अदर कास्ट वाले आ गए, इसमें ऐसा नहीं होता है। मंदिर वगैरह इन सब जगह पे तो उसी कास्ट वालों को लिया जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं केस लॉ की। मैंने काफ़ी इजीली ट्रिक से बताए हैं सारे के सारे इजी लैंग्वेज में। अब केस लॉ में फर्स्ट है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2007 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रमोशन रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन स्टेट को कब ये चीज़ें प्रमोशन रिजर्वेशन कब दिया जा सकता है कि वो ST/SC OBC है या फिर नॉट एडेक्वेट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो उसी इस कैटेगरी में आता है, या फिर ये इफेक्टेड नहीं करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, तब इनमें प्रमोशन रिजर्वेशन दिया जाएगा, अदरवाइज प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद केस है
जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस है 2018 का, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ST SC के लिए प्रमोशन रिजर्वेशन देते समय बैकवर्डनेस प्रूफ करना नेसेसरी नहीं है, कि वो बैकवर्ड है या नहीं है ये प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, उनको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। किसी भी पर्सन के साथ में कास्ट के बेस पर छुआछूत करना, मंदिर, कुआं, होटल, कहीं भी जाना आना, ये मतलब मना करना, ये बिल्कुल इलीगल है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे लागू किया था तो उसके प्रमुख कानून कौन कौन से, लॉ कौन कौन से हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और एक है ST SC एक्ट 1989 है। इसके अंदर केस लो फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगाले 1995 का केस है। इसमें मैंने स्टार भी लगा रखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बताया गया है। तो इसकी मैंने एक ट्रिप भी बताई है कि अप्पा ने अनटचेबिलिटी को स्टॉप कर दिया। अप्पा ने अनटचेबिलिटी को स्टॉप कर दिया। इससे आपको लर्न हो जाएगा कि अप्पा बालू वाला केस में क्या है, अनटचेबिलिटी को स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट केस है देवराजय वर्सेस B पद्मना, ये मैसूर हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है अनटचेबिलिटी की, एक्सप्लेन कर रखा है उसको कि अनटचेबिलिटी किसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है वो है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, शबरीमाला केस जिसको बोला जाता है 2018 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया शबरीमाला केस में ऐसा है कि आर्टिकल 17 जो है एलिमिनेट करता है, मतलब सोशल, जिसके साथ कोई पार्शलिटी वगैरह हो रही है, सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है ह्यूमन डिग्निटी का, तो आर्टिकल ये इसके लिए बहुत इसको प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन डिग्निटी को, ये बताया गया है इस केस में। शबरीमाला का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसकी जो ट्रिक है वो है शबरीमाला में सोशल इक्वलिटी डिस्कशन। इस केस में सोशल इक्वलिटी पर डिस्कस किया गया है कि किसी भी कास्ट का कोई भी होगा उसके साथ आप लोग किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी ब्रॉडली इसके अंदर डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो शबरीमाला का केस काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ज़रूर लर्न कीजिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 18। इसका आज का आर्टिकल 18 लास्ट है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मतलब स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट कौन कौन से, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल के अलावा कोई भी टाइटल अलग से स्टेट नहीं देगा। एकेडमिक टाइटल मतलब जैसे कोई डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, मेजर है, ये तो दे सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड बात करता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इंडिया का कोई भी पर्सन फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन थर्ड में दे रखा है कि नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट के कोई वो फॉरेन स्टेट से नहीं कर सकता है किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट। ठीक है, और फोर्थ में भी सेम चीज़ बात करिए कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द स्टेट प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट की कंसेंट एमोलमेंट्स अंडर एनी फॉरेन स्टेट से ये सब रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी तरह का। अगर प्रेसिडेंट की कंसेंट होगी तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं होगी तो वो नहीं करेगा। ठीक है, फॉरेन स्टेट से। तो 3 और 4 दोनों फॉरेन स्टेट की बात करते हैं, 2 भी बात करता है। अब इसका जो केस का नाम है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण नॉट वायलेटेड आर्टिकल 18 बिकॉज दिस इज़ अवार्ड, ये एक अवार्ड है, ये रेस्पेक्ट है, सम्मान है, ये कोई टाइटल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये कितने एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके से मैंने आज पूरा इक्वलिटी का पूरा एक्सप्लेन किया आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने देखो एक बहुत अच्छे नोट्स बनाए। इसी तरह मैं डेली कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का मैंने 30 डेज़ का टास्क लिया है। 30 डेज़ में मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करनी है। मेरे को 3 घंटे मिलते हैं पढ़ाई के लिए, बच्चा वगैरह सब साथ में है, तो वो सब मैनेज करके मैं जैसे तैसे करके नोट्स बना रही हूँ। मैं लर्न भी कर रही हूँ खुद से, सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिस भी कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ सपोर्ट गिव मी। और कोई मिस्टेक हो तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या मिस्टेक है इसके अंदर।
तो ये देखो इस तरीके से मैं डेली के नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, खुद से ही प्रिपेयर कर रही हूँ सेल्फ, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। केस लो भी है, केस लो मैं ऑलमोस्ट वही देती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और फिर मैं एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ। और पर्यायवाची हिंदी में भी हिंदी की पढ़ाई भी मैं साथ के साथ 1 घंटा कर रही हूँ, जिसमें पर्यायवाची चल रहा है, अभी पर्यायवाची मैं लर्न कर रही हूँ, जिसका डेली का मैं वीडियो एक ज़रूर डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो। और एक शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ एमसीक्यूज़ का, पीवाईक्यूज़ है जो कि मेरे पास एक बुक है उसके अंदर से मैं डालती हूँ। तो इस तरीके से मैं डेली के शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी तरह आगे की सीरीज़ में मेरे साथ बने रहें।